कार्य के प्रकाश में अंधे कर्म सब त्याग दो, निराश हो निर्मम बनो, ताप रहित बस युद्ध हो। तो इसी के साथ आपका स्वागत करते हैं आपके इस नए YouTube चैनल पथ प्रदर्शक वीर आलोक सर में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे संविधान में आज हम लोग पढ़ेंगे मौलिक अधिकार के बारे में। इसके पहले हम लोगों ने संविधान का अर्थ एवं परिभाषा पढ़ लिया था और हमने 22 भाषाओं के बारे में भी 22 भागों के बारे में पढ़ चुका था। फिर उसके बाद हम लोगों ने 12 अनुसूचियों के बारे में भी पढ़ चुके थे। फिर उसके आगे वाले क्लास में हमने प्रस्तावना के बारे में डिटेल रूप से अध्ययन किया। फिर उसके साथ ही हम लोगों ने संविधान के भाग 1 के बारे में भी पढ़े। फिर भाग 1 के बारे में जैसे भारत एक राज्यों का संघ होगा, जो अनुच्छेद 1 से 4 तक हम लोग अध्ययन किए। फिर उसके बाद हम लोग नागरिकता के बारे में पढ़ा, जो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। और आज हम लोग पढ़ेंगे मौलिक अधिकार के बारे में। देखिए, मौलिक अधिकार 6 होते हैं, लेकिन मूल संविधान में मौलिक अधिकार 7 हुआ करते थे, जिसमें से संपत्ति के अधिकार को समाप्त करके 44वां संविधान संशोधन द्वारा 1978 में इसको समाप्त करके इसको अनुच्छेद 301 में कानूनी अधिकार दे दिया गया है। तो इससे को आगे बढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कह रहा है, जैसे एक बार देख लेते हैं शुरू स्टार्टिंग से कि भाग एक में बोला गया है अनुच्छेद 1 से 4 तक होगा। जैसे मैंने बताया था, भारत राज्यों का एक संघ है, जिसमें इस पहला अनुच्छेद में बताया गया कि भारत राज्यों का एक संघ है। दूसरा अनुच्छेद में बताया गया कि नए राज्यों का क्या करना है, प्रवेश करना है। जैसे मैंने बताया था, सिक्किम को प्रवेश कर लिया गया 34वां संविधान संशोधन 1975 के माध्यम से। फिर तीसरा अनुच्छेद है, संसद और राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से भारत के किसी भी राज्य में के बिना किसी राज्य से पूछे उसके नाम में, उसके क्षेत्र में, उसके सीमा में परिवर्तन कर सकता है। फिर उसके साथ हम अनुच्छेद 4 में पढ़ चुके थे कि जो अनुच्छेद 2 में और अनुच्छेद 3 में जो भी परिवर्तन होगा उसको अनुच्छेद 4 में रखा जाएगा। जैसे मैंने बताया था कि भारत में जब संविधान लागू हुआ तो 26 जनवरी 1950 को हमारे यहाँ 14 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश थे। ठीक है ना, तो उसके बाद आज देख ही रहे सब 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। आगे चलते हैं। अब भाग 2 में हम पढ़ चुके थे नागरिकता के बारे में, जो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक का है। मैंने बताया था कि नागरिकता जो है ब्रिटेन से ली गई है। नागरिकता कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से ली गई है। और मैंने बताया था कि जो हमारे यहाँ जो नागरिकता है एकल नागरिकता है। ठीक है, जैसे अमेरिका में और स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता है। वहाँ पे सबसे पहले व्यक्ति राज्यों का नागरिक होगा, फिर उसके बाद देश का नागरिक होगा। लेकिन भारत में कोई भी व्यक्ति राज्य का नागरिक नहीं होता है, सब व्यक्ति अपने देश के यानी भारतीय नागरिक होते हैं। ठीक है ना, इसलिए हमारे यहाँ एकल नागरिकता है। फिर हमने पढ़ा था अनुच्छेद 5 में संविधान प्रारंभ में दी गई नागरिकता, अर्थात जब संविधान बना तो उनमें सभी लोगों के नागरिकता दी गई। ठीक है, जो उस समय भारत के अंदर थे। फिर मैंने अनुच्छेद 6 में पढ़ा जो भारत यानी पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता दी गई, किंतु संविधान बनने के बाद आएंगे तो उनकी नागरिकता नहीं मिलेगी। कब, 19 जुलाई 1948 तक। फिर हमने पढ़ा था अनुच्छेद 7 में स्वतंत्रता के बाद भारत के पाकिस्तान से चले गए ऐसे व्यक्ति जो संविधान बनने से पहले लौट आए तो उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। ये अनुच्छेद 7 में था। फिर अनुच्छेद 8 में हमने पढ़ा था विदेशी भ्रमण एवं नौकरी करने पर अगर भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। अगर कोई व्यक्ति विदेश में जा रहा है भ्रमण करने या नौकरी करने तो उससे हमारे भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। अनुच्छेद 9 में बताया गया है विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की जो नागरिकता है स्वतः क्या हो जाएगी, समाप्त कर दी जाएगी। अनुच्छेद 10 में बताया गया है भारतीयों की नागरिकता बनी रहेगी तब तक जब तक कि वह कोई देश विरोधी कार्य नहीं कर सकते। ठीक है, यह अनुच्छेद 10 में बताया गया है। और अनुच्छेद 11 में बताया गया है नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाती है, उसका यह जो कार्य का निर्धारण करती है गृह मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। फिर मैंने बताया था भारत के में जो नागरिकता को प्राप्त करने के लिए 5 प्रकार से हम भारत में नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे पहले बताया था जन्म के आधार पर, अगर
आपके मम्मी पापा को अगर हम भारत में जन्म हुए हैं तो जन्म के आधार पर हमारा क्या होगा, जन्म होगा वो भारतीय नागरिकता होगा। वंश के आधार पर वही मम्मी पापा नाने नानी, फिर उसके बाद पंजीकरण के द्वारा रजिस्ट्रेशन के द्वारा माध्यम से, फिर देशीकरण के द्वारा या कोई भूभाग अर्जित किया गया है उसके माध्यम से। फिर मैंने बताया था कि कैसे हम भारत के हमारी नागरिकता कैसे समाप्त हो जाएगी। तो हमने बताया था कि अगर हम देश में कोई देश विरोधी या देश की राष्ट्रीय एकता और अखंडता को तोड़ने में लिप्त पाए जाते हैं तो हमारी भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। फिर मैंने बताया था कि अगर हम किसी दूसरे देश में जा कर के दूसरे देश की नागरिकता को लेते हैं तो स्वयं ही भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ये सब हमने पढ़ चुके थे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं मौलिक अधिकार के बारे में। मौलिक अधिकार को कोई पूछे सबसे पहले कहाँ से लिया गया था, तो मौलिक अधिकार को सबसे पहले कहाँ से लिया गया था, अमेरिका से लिया गया था। ठीक है, तो चलिए तो आज हम लोग पढ़ेंगे मौलिक अधिकार के बारे में। ठीक है, अधिकार के यानी अंग्रेजी में कहेंगे फंडामेंटल राइट। ठीक, यह कोई पूछे अनुच्छेद कब से कब तक है, तो अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक। ठीक है, यह अमेरिका से लिया गया है। कोई पूछे मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो यह अमेरिका से लिया गया है। लिया गया है। यह भाग 3 में, यह भाग 3 में है। इसे संविधान का मैग्ना कार्टा यानी भाग 3 को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। यह संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। भाग 3 को संविधान का क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक ना, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, ठीक है। कोई पूछे सबसे पहले 1215 ईस्वी में, 1215 ईस्वी में ब्रिटेन के द्वारा वहाँ के नागरिकों को दिया गया था। ठीक है, इसलिए इसको मौलिक अधिकार का जननी कहा जाता है। यानी ब्रिटेन को मौलिक अधिकार का क्या कहा जाता है, ब्रिटेन को मौलिक अधिकार का जननी कहा जाता है। मौलिक अधिकार की जननी कहा जाता है। ठीक है, जननी कहा जाता है किसे, ब्रिटेन को। ठीक है, 1791 में यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा वहाँ के नागरिकों को मौलिक अधिकार दिया जाता है। मौलिक अधिकार दिया जाता है, इसलिए अमेरिका को मौलिक अधिकार का जनक कहा जाता है। यानी अमेरिका को मौलिक अधिकार का जनक कहा जाता है। लिख लीजिए, यानी अमेरिका को मौलिक अधिकार का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। उम्मीद साफ नहीं दिखाई दे रहा है तो हम बोल रहे हैं, उसी से लिख लीजिएगा। ठीक, आगे लिखिए। भारत में सबसे पहले 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्वराज विधेयक के माध्यम से
फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार की मांग किया गया, मौलिक अधिकार का मांग किया गया, मांग किया गया। उसके बाद एनी बेसेंट के द्वारा, एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल कब, होम रूल, ठीक है, एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल, ठीक है। ये 1885 है, ठीक है ना, सॉरी, ठीक, एनी बेसेंट के द्वारा। उसके बाद एनी बेसेंट के द्वारा, बेसेंट के द्वारा होम रूल के माध्यम से, होम रूल के माध्यम से, होम रूल के माध्यम से मौलिक अधिकार का, मौलिक अधिकार की मांग की गई, मौलिक अधिकार की मांग की गई। लिख लीजिए मौलिक। हम बोले कि सबसे पहले 1215 ईस्वी में ब्रिटेन के नागरिकों के द्वारा, ब्रिटेन के द्वारा वहाँ के नागरिकों को मौलिक अधिकार दिया गया। इसे संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ब्रिटेन को मौलिक अधिकार की जननी कहा जाता है। फिर उसके बाद 1791 में अमेरिका के द्वारा वहाँ के नागरिकों को मौलिक अधिकार दिया गया, जिसे अमेरिका को मौलिक अधिकार का पिता कहा जाता है। फिर हमने बोला 1885 ईस्वी में सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्वराज विधेयक के माध्यम से फंडामेंटल राइट की मांग किया गया। उसके बाद एनी बेसेंट के द्वारा फंडामेंटल राइट की मांग की गई। फिर उसके बाद मैंने बताया 1928 ईस्वी में, लिख लीजिए 1928 ईस्वी में 1928 ईस्वी में 1928 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू के द्वारा, मोतीलाल नेहरू के द्वारा नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से, नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार की मांग की गई, ठीक है। फिर कराची अधिवेशन, कराची अधिवेशन 1931 में, 1931 में फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार की मांग की गई, की मांग की गई। अब आगे लिखिए। फिर मौलिक अधिकार, इसमें इसके बाद जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रथम बार मौलिक अधिकार की, लिखिए जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रथम रूप से, प्रथम बार स्पष्ट रूप से मौलिक अधिकार की मांग की गई, मौलिक अधिकार की मांग की गई। इसलिए नेहरू जी को, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को फंडामेंटल राइट का, यानी फादर ऑफ फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकार का पिता कहा जाता है। इसलिए नेहरू जी को, ठीक है, मौलिक अधिकार का पिता कहा जाता है, मौलिक अधिकार का पिता कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़िए, लिख लीजिए इसको। मिटा रहे हैं, ठीक है।
देखिए कोई पूछे कि मौलिक अधिकार कहते किसे, कोई पूछे मौलिक अधिकार कहते किसे हैं, तो कहिएगा कि मौलिक अधिकार के द्वारा। किसे? मौलिक अधिकार एक ऐसा अधिकार है जो किसी भी देश के द्वारा, जो किसी भी देश के संविधान के द्वारा प्राप्त किया जाता है, ताकि नागरिकों को उसका समग्र विकास के लिए तथा जिसका संरक्षण संविधान के द्वारा किया जाता है, जो राज्य और व्यक्ति दोनों के लिए क्या हो, विरुद्ध हो। हमने क्या कहा कि जो मौलिक अधिकार होते हैं जो किसी भी देश के द्वारा, यानी जो किसी भी देश के द्वारा क्या किया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है, ठीक ना, जो वहाँ के देश और नागरिकों दोनों के लिए संविधान के क्या हो, विरुद्ध हो। तो चलिए आगे हमने पढ़ रहा था कि देखिए जो मौलिक अधिकार है भाग 3 में, ठीक ना, अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक है। इसे संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ठीक है। तो कोई पूछे सर जब संविधान लागू हुआ तो कितना मौलिक अधिकार थे, तो उस समय मौलिक अधिकार थे 7। कौन कौन, तो बताइएगा। समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से 18 तक है, फिर स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक है, फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक है, फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो 25 से लेकर के 28 तक है, फिर शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार जो अनुच्छेद 29 और 30 को है, और जो संपत्ति का अधिकार था अनुच्छेद 31 में था, उसको समाप्त कर करके उसको क्या करके समाप्त करके यानी 44वां संविधान संशोधन द्वारा 1978 में इसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, मोरारजी देसाई के राज्यकाल में, ठीक है। यानी उस समय वो प्रधानमंत्री थे, यानी उसके समय में उनको क्या कर हटा दिया गया, और वर्तमान समय में हमारे पास मौलिक अधिकार है 6। कौन कौन? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार लिख दे रहे ना, यानी मौलिक अधिकार। तो पूछे कितने हैं, तो इस समय है मौलिक अधिकार कितने हैं, 6। पहला है समानता का अधिकार, समानता का अधिकार अनुच्छेद को में बोलिए, अनुच्छेद 14 से 18 तक। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ये कोई पूछे अनुच्छेद कम में है, तो अनुच्छेद 19 से 22 तक। स्वतंत्रता के बाद कोई पूछे कौन सा है, तो बताइएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। कोई पूछे अनुच्छेद क से कब तक है, तो अनुच्छेद 23 से 24 तक है। फिर लिख लीजिए शोषण के विरुद्ध हो गया। फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये अनुच्छेद 25 से लेकर के अनुच्छेद 28 तक है, ठीक है। अगला है शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, ये अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 तक है। अगला था संपत्ति का अधिकार, जो अनुच्छेद 31 में था, इसको समाप्त कर दिया गया। कब? 44वां संविधान संशोधन 1978 में इसको क्या कर दिया गया, मोरारजी देसाई जी के द्वारा क्या किया, हटा दिया गया। और लास्ट है संवैधानिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार ये अनुच्छेद 32 को कहा जाता है, ठीक है। इसे कोई पूछे मूल अधिकारों का अधिकार, इसी को कहा जाता है। और भीमराव जी अंबेडकर के अनुसार अनुच्छेद 32 को संविधान का मूल आत्मा कहा गया है। इसको क्या कहा है, संविधान का कोई पूछे आत्मा कौन है, तो अनुच्छेद 32 के आधार पर लिख लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यानी संवैधानिक अधिकार के माध्यम से हम अनुच्छेद 32 के तहत और
अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट सीधे यानी हम लोग मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने से हम अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और अनुच्छेद 226 के तहत हम हाई कोर्ट जा सकते हैं। लिख लीजिए, यानी अनुच्छेद 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, अनुच्छेद 226 के तहत हम लोग क्या जाते हैं, सीधे हाई कोर्ट जा सकते हैं अगर मौलिक अधिकारों का हमारा उल्लंघन हो रहा है तो। बेटा लिख लीजिएगा। चलिए तब हम लोग अनुच्छेद 12 से उठाते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 12 में देखिए क्या है। मौलिक अधिकार को हम लोग कल डिटेल रूप से मतलब अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। हैप्पी दीपावली, और अच्छा से अपना भी ध्यान रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।